हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया आपके अपने चैनल पर। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी भाषा, भाषा का स्वरूप और हिंदी भाषा में उसका संक्षिप्त परिचय, जो कि यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं इसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाषा का स्वरूप। सामान्य भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिस धातु का अर्थ क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति, यानी कि वाणी को व्यक्त करना। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कैसी होती है, इसकी क्या विशेषता है? यह यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब, यादृच्छिक का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, ठीक है, और यह एक विशेषण है। दूसरा, वह रूढ़ है। रूढ़ मतलब जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक। नाक एक विशेष शब्द है, जब इसके खंड करते हैं तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। तीसरा है भाषा ध्वनि संकेत है। भाषा की प्रकृति, भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। यानी कि भाषा नदी के जल के समान सदा चलती व बहती रहती है, ठीक है। भाषा के रूप कौन कौन से होंगे? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियां, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोली कहते हैं। 650 से के लगभग बोलियां बोली जाती हैं, जो कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हिंदी के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां प्रचलित हैं। तो किस किस तरह की बोलियां प्रचलित हैं? बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश मतलब आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा का प्रतिमान है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ हो गया भ्रष्ट या विकृत शब्दों को क्या कहा जाता था? अपभ्रंश कहा जाता। तो पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से है, जिसमें ब्रजबांगड़, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी में जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। हरियाणा व राजस्थान में मारवाती और मेवाती बोली चलती है। पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। बिहारी जो कि जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया, उड़िया और असमिया बोली भी बोली जाती है। परिनिष्ठित भाषा, व्याकरण से नियंत्रित भाषा को क्या कहते हैं? परिनिष्ठित कहते हैं, ठीक है। ये व्याकरण है। व्याकरण से नियंत्रित, गलत लिखा हुआ है, व्याकरण से नियंत्रित भाषा को क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, जिसका उदाहरण है खड़ी बोली। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा स्थान पा लेती है। ये तो हमने बात की थी भाषा से। जब लिखित रूप में आते हैं तब भाषा को लिपि के रूप में ढाला गया। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत शुरू करते हैं वर्ण यानी कि अक्षर। क्या कहते हैं इसे? वर्ण या अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड ना हो, जैसे कि आ, ई, व, च, क इत्यादि, ठीक है। जिनके खंड ना हो सके उनको क्या कहेंगे? उनकी मूल ध्वनि को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। स्वर, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी की वर्णमाला में
कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें से स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, यानी कि 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण में 33 में इनमें इनको क्या कहते हैं? इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यार अलावा क्या है? ये अनस्थ व्यंजन है। कौन से होते हैं? अनस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श श श ह ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। छत्रंग ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। ड और ढ इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसके लिए हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण कैसे होता है? बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। और शब्द सार्थक जो ध्वनि होती है वो ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे पद कहा जाता है। तो पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर कौन 3 तरह के होते हैं? हर्ष स्वर जो कि एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक, ठीक है। आ ई उ री ये कैसे स्वर है? यह एक मात्रिक है। द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? अ ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें हर्ष या एक मात्रिक, सॉरी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ, तो ये मिलकर क्या बने? बड़ा आ। तो ये क्या हो गए? ये हो गए दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर में आ और ई, यानी कि 2 अलग अलग स्वर मिले, आ और ई। जब 2 अलग अलग स्वर मिले तो वो क्या बने? संयुक्त स्वर बने, ठीक है। इसी तरह से ए किससे बनता है? अ प्लस ए से मिलकर ए बनता है। तो ये फर्क होता है दीर्घ और संयुक्त स्वर में। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में क च ट त प वर्ग आता है। अंतस्थ यार अलावा और ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? श श स ह। अनुनासिक स्वर ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। उदाहरणार्थ जैसे कि गांव, आंगन, ये क्या है? यह अनुनासिक स्वर के उदाहरण है। अनुस्वार स्वर को किसे कहते हैं? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती, जैसे कि अंगूर, अंगद, ये क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे कि इधर, उधर, आप, ये क्या है? निरनुनासिक के उदाहरण है। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे कि अतः, स्वतः, दुख, संधियों में इसका प्रयोग होता है। एक नोट याद रखिएगा कि जो अनुस्वार और जो विसर्ग हैं ये ना ही स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं और पश्चात आते हैं, ठीक है। इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहेंगे हम? अयोग वाह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अयोग वाह के उदाहरण। तो अयोग वाह का उदाहरण क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और आहा,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में अ जुड़ा होता है। जैसे कि क लिखते हैं तो क में क प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या है, व्यंजन में क्या होता है, स्वर हमेशा जुड़ा होता है। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ की सहायता से, ठीक है, स्पर्श बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके उदाहरण है क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, यानी कि क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ये क्या हो गया, ये त वर्ग, प वर्ग, ये सभी क्या है, स्वर व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण कैसे होता है, जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से क्या है, अंतस्थ व्यंजन बनते हैं। जैसे कि यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से ऊष्म वायु से होता है। जैसे कि श, श, स, ह। स्पर्श व्यंजन में एक चीज और है कि क वर्ग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के सहायता से स्पर्श करने से ही स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है। तो जो क वर्ग है, क वर्ग कहाँ से, यह कंठ से, ठीक है। चा वर्ग जो है तालु से, ठीक है। टा वर्ग को मूर्धा से, त से, त थ द जब भी आप देखेंगे तो दांतों पर जुबान लड़ती है, तो त वर्ग ये दंत की सहायता से, और पा वर्ग जो है, पा वर्ग ये होठ की सहायता से, यानी कि ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, उसमें इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले उन्हें क्या कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है, कोई भी वर्ण हो, जैसे कि क वर्ग हो गया, क वर्ग का पहला यानी कि क, ठीक है, तीसरा यानी कि ग और पांचवा यानी कि अंग, ये क्या है, ये अल्प प्राण है, ठीक है। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे कि का वर्ग का खा और घा क्या है, महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। और श, श, ह ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, यह भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। घोष, घोष क्या होते हैं, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत रहती हैं वो क्या होते हैं, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह घोष के अंतर्गत होता है। और इसके अलावा अनस्थ व्यंजन यानी कि यारा, लावा। अघोष, अघोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं रहती वे अघोष वर्ण होत कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, 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 यानी कि ऊष्म व्यंजन। जो मैंने पढ़ाया उसके अंतर्गत मैंने कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है कि इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा होगा, श, स और ह, ठीक है। इसका उत्तर होगा पहला। दूसरा है यार, अलावा व्यंजनों को कहते हैं, अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यार, अलावा को, ठीक है।
हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य यानी कि तालु की सहायता से जो बोली जाती हैं वह ध्वनियां, वो वर्ण कौन से होंगे? च, छ, ज, झ। ये क्या है? तालव्य ध्वनियों के व्यंजन के उदाहरण है। कौन सी ध्वनि? अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें कौन सा है आंसर? यानी कि त। यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या, किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। आपको बताना है हिंदी की स्पर्श स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण और दंतव्य भी हो तथा दंतव्य व्यंजन की ध्वनि भी हो। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा होगा? इसको घोष नहीं, इसको अघोष कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो स्पर्श, अघोष, महाप्राण और दंत्य व्यंजन, इसमें से कौन सा होगा? इसका उत्तर है थ। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत भ। ठीक है, महाप्राण है। ठीक है, तीसरा और पांचवा ओष्ठ है। भ को होठ की सहायता से स्पर्श करके बोला जाता है। तो उत्तर कौन सा हो गया? भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ई जो है वो हमारा स्वर समृद्ध है। हिंदी की बा ध्वनि कैसी है? आपको बतानी है बा ध्वनि। बा ध्वनि कैसी है? ओष्ठ्य ध्वनि है। हिंदी में दंत ध्वनि कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा त। हिंदी में दंत यानी कि दांत के स्पर्श से जो ध्वनि निकले उसे क्या कहेंगे? दंत। तो ये कौन सा इसका उत्तर है? त। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ यानी दांत और होष्ठ को दोनों को परस्पर सटाने से कौन सी ध्वनि निकलेगी? तो इसका उत्तर होगा व, यानी कि चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बड़ा आ। इसमें से कौन सा है पश्च स्वर? बड़ा आ। छ वर्ग किसके योग से बनता है? छ वर्ग क और श। क और श यानी कि पहला ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वर्ण यानी कि अक्षर होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? यानी कि दो तरह से व्यंजन यूज किए गए। तो सॉरी, दो तरह से नहीं, मतलब द्वित्व, एक जैसे दो व्यंजन। इसका उदाहरण है दिल्ली। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो श ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, क और श से मिलकर श बना है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ठ, ड़, ड होगा, लेकिन धा जो है वो टा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको बताना है कौन सा स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चा, ये स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। निम्नलिखित में से अनस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व, श, ये कौन से होते हैं? अनस्थ व्यंजन होते हैं। सॉरी, य, र, ल, व। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि य। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। श, 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 ह कौन से व्यंजन है? आपको बताना है श, 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 ह कौन से व्यंजन है? तो यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। आपको इसमें पता, इसमें एक वर्ण व्यंजन नहीं है, बाकी 3 हैं। तो इसमें ऊ जो होगा ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है?
तो इसमें बा जो है वह स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो चा जो है वो अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो य ता वर्ग होता है, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, लेकिन जो या वर्ग है ये कौन सा होता है? यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और ग, ये क्या होंगे? ये अल्प प्राण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण बताना है। इसमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? म। घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वर्ग का वो आता है, तो उत्तर होगा म। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को क्या कहते हैं? संकलन नहीं, बल्कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ कंठोत्स्य प्रकार के वर्ण हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण जिसमें दूसरा और चौथा, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का क्या होता है? महाप्राण होता है। स्वर ध्वनि के कितने स्वर ध्वनि के प्रकार? तो दीर्घ भी होता है, हर्ष भी होता है और प्लुप्त, ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व वर्ण कौन सा है जो दांतों की सहायता से बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि त। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या बताया था मैंने आपको? अंगूर, अंगद, ये क्या है? यह अनुस्वार के उदाहरण हैं। थैंक यू क्लास। ये मेरी दूसरी क्लास थी हिंदी की, और आगे भी हिंदी की ऐसी ही और क्लासेस मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी। तो हिंदी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया पर। और आपको इससे संबंधित कोई भी कहीं पर भी किसी मनुष्य हैं गलतियां हो ही जाती हैं, अगर गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आगे भी आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीट्रिपलएससी से हिंदी का संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपको यहाँ मिलेगा, और एग्ज़ाम से पहले आपको प्रश्नोत्तर की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है। थैंक यू क्लास, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।